आज हमने SSC 1 की किताब इसमें गज़ल का मुताला करना है। ये गज़ल बहादुर शाह ज़फ़र ने तहरीर की है। बहादुर शाह ज़फ़र का पहले हम तारुफ़ देख लेते हैं बहैसियत शायर और बहैसियत बादशाह। उनकी ज़िंदगी के हालात देखेंगे, फिर उनके उसलूब बयान की खुसूसियात और फिर उनकी अहम तसानीफ़ के बारे में जानेंगे। फेडरल बोर्ड के इम्तिहान में इसमें से MCQs भी पूछे जाते हैं और 2-2 नंबर के 3 सवाल मुमकिन होते हैं, मुमकिना सवालात। यानी एक सवाल 2 नंबर का ये पूछा जा सकता है कि हालात ज़िंदगी बयान करें, दूसरा उसलूब बयान की खुसूसियात से मुतालिक पूछा जा सकता है और तीसरे उनकी अहम तसानीफ़ के बारे में। इसके अलावा MCQs भी पूछे जाते हैं। आइए हम मुताला शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले तारीख़ पैदाइश और फिर तारीख़ वफ़ात बताई गई है। तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात। हालात ज़िंदगी पहले पैराग्राफ में से हम देखेंगे पेज नंबर 140, फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन। पहली लाइन में से मैंने लिया है, बहादुर शाह ख़ानदान मुग़लिया के आखिरी ताजदार थे। आप जानते हैं कि वो लफ्ज़ जिसको मैंने ज़िगज़ैग अंडरलाइन किया होता है उसको हम बोल्ड करके लिखते हैं, यानी मार्कर से लिखते हैं। बहादुर शाह ख़ानदान मुग़लिया के आखिरी ताजदार थे। तीसरी लाइन में आ गए, 1857 की जंग आज़ादी में इक़्तिदार उनसे छिन गया, इक़्तिदार छिन गया। इन दोनों को बोल्ड करेंगे। उनके बेटों का कत्ल किया गया और उन्हें अंग्रेज़ों ने जिला वतन करके रंगून बर्मा में नज़रबंद कर दिया, जहां उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी साल इंतहाई कस्मापुरसी में बसर किए। रंगून ही में इंतकाल किया और वहीं दफन हुए। बोल्ड हम किस किस चीज़ को करेंगे? आखिरी ताजदार, इक़्तिदार छिन गया, रंगून, कस्मापुरसी। यहाँ तक इनके हालात ज़िंदगी हैं। इसके बाद है बहादुर शाह ज़फ़र की उसलूब बयान की खुसूसियात। दूसरा पैराग्राफ पेज नंबर 140, दूसरा पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, उन्हों मैं काट दूँगी। बहादुर शाह ने तकरीबन सभी असनाफ़ शायरी में तबाह आजमाई की, लेकिन उनकी पहचान उनकी गज़ल है, जिसमें सोज़ो गुदाज और गम के मज़ामीन पढ़ने वालों को मुतासिर करते हैं। ज़ुबान की सफाई और रोज़मर्रा के इस्तेमाल ने उनकी गज़ल को एक ख़ास रंग अता किया है। सोज़ो गुदाज और गम, ज़ुबान की सफाई और रोज़मर्रा के इस्तेमाल ने, यानी इनको हम बोल्ड करेंगे, इनकी गज़ल को एक ख़ास रंग अता किया है। इसके बाद उनकी अहम तसानीफ़ है। अहम तसानीफ़ में बस उनके 4 दवावीन हैं, जो कि कुलियात, एक उनकी कुलियात है। बहादुर शाह ज़फ़र की कुलियात अहम तसानीफ़ में सिर्फ लिखी जाएगी, जिसमें 4 दीवान हैं। 4 दीवान की जमा दवावीन। MCQs में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी ज़ुबानें उसमें पाई जाती हैं, कौन सी ज़ुबान के असरात उसमें मिलते हैं। तो पंजाबी और पूर्वी ज़ुबान के असरात उनकी शायरी में ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये काम जो मैंने आपको बताया है अभी इसको करना किस तरह से है, क्योंकि अभी आज ही मुझे एक कॉल मौसूल हुई है और जिसमें एक बच्चे ने मुझसे सवाल ये किया कि मैम क्या हमने ये पूरा का पूरा ऐसे ही लिखते जाना है? वैसे तो मैं पहले भी आपको ये बता चुकी हूँ कि इस काम को किस अंदाज से करना है, लेकिन एक दफ़ा फिर मैंने आपके लिए ये पैटर्न बना दिया है। पहले आप हाशिए डालेंगे दोनों साइड पे ब्लू कलर से मार्कर से, फिर आप ऊपर हेडिंग लिखेंगे बहादुर शाह ज़फ़र और ब्रैकेट में लिख देंगे तारुफ़। ज़फ़र के ऊपर तखल्लुस की अलामत भी डाली गई है। आम तौर पर जब हम किसी शायर या मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ते हैं तो इनमें से कुछ MCQs पहले ही अलग करके लिख लेते हैं, जैसे तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात, जाए पैदाइश, जाए वफ़ात, असल नाम या उनका तखल्लुस या कलमी नाम, इस तरह के। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर शायर का ये सारा ही तारुफ़ दिया हुआ हो। ये मैंने आपको मिसाल दी है, आप इसमें देख लीजिएगा। इसमें तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात दी गई है और जाए वफ़ात दी गई है, असल नाम भी दिया गया है और शायर का तखल्लुस ज़फ़र है, ये भी हमें पता चलता है। तो जितनी चीज़ें दी गई हैं सिर्फ उतनी ही हेडिंग्स डालेंगे और उसके सामने यहाँ पर लिख लेंगे। इसी तरह से आप दरमियान में ये कॉलन डालेंगे, ये देखें 2 डॉट डाले हुए हैं,
इधर भी मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ा है, यहाँ पे भी गैप छोड़ा है ताकि नीट लगे। यहाँ से बिल्कुल यकसा लिखना शुरू कीजिएगा, यकसा जगह पर काम करेंगे, नीट काम किया हुआ अच्छा लगेगा। इसमें ये MCQs का हिस्सा आ गया। दूसरा हिस्सा है हालात ज़िंदगी। हालात ज़िंदगी 2 नंबर का एक सवाल होता है। जैसे मसलन बहादुर शाह ज़फ़र की हालात ज़िंदगी तहरीर कीजिए। हालात ज़िंदगी मैंने आपको यहाँ मार्क करवाए हैं, आपने यही लिखने हैं। ये मैंने आपको मिसाल के तौर पे कह दिया है कि मसलन जिला वतन को बोल्ड कर दिया, रंगून को बोल्ड कर दिया। पैराग्राफ की शक्ल में आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 3 से 4 सत्रों पर मुश्तमिल ये जवाब होता है, 3 से 4 सत्रों पर। और दरमियान में जो अहम बातें हैं, जैसे जिसको मैंने ज़िगज़ैग किया है अंडरलाइन, उसको आप बोल्ड करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि उसलूब बयान की खुसूसियात हैं, ये उसलूब की खुसूसियात या उसलूब बयान की खुसूसियात। इस पैराग्राफ में जो मैंने मार्क करवाया है वो लिखना है, और उसमें जिन चीज़ों को ज़िगज़ैग मैंने अंडरलाइन किया उसको आप बोल्ड करेंगे। तो ये हमारा लिखने का तरीका हो गया। इसी तरह से इसमें अहम तसानीफ़ लिख दी जाएंगी। इसमें से हर सवाल 2 नंबर का होता है, यानी हालात ज़िंदगी के भी 2 नंबर हैं, उसलूब बयान की भी 2 नंबर हैं, और अहम तसानीफ़ के भी 2 नंबर हैं। ये तो लिखने का तरीका था। अब आइए गज़ल की तरफ आ जाते हैं। गज़ल में सबसे पहले हम अशार और उसके मायने, मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। दिल मेरा, मेरा का मतलब मेरा, लेकिन यहाँ पर 2 नुक्ते इसलिए नहीं डाले गए कि वज़न बराबर करने के लिए मेरा लिखा गया है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। उजड़ा दयार, वीरान शहर, वीरान मुल्क, वीरान या बर्बाद वतन। किसकी बनी है आलमे नापायदार में। बनी है यानी कौन हमेशा कायम रहा है, किसने हमेशा यहाँ पर हमेशा की ज़िंदगी पाई है। आलमे नापायदार, आलम दुनिया को कहते हैं, नापायदार फ़ानी या जो पायदार ना हो, ख़त्म हो जाने वाली। उम्र दराज, उम्र दराज तवील उम्र। मांग के लाए थे 4 दिन, किससे? अल्लाह ताला ने मोहलत हमें कितने दिन की दी थी? 4 दिन, यानी मुख्तसर सी तो ज़िंदगी थी। अगर हम उसको कहें कि बहुत लंबी उम्र है तो भी वो 4 दिन है। ये मुहावरतन कहा गया है, ये नहीं कहा गया कि वाकई वो ज़िंदगी 4 ही दिन की थी। 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में, यानी इंसान अपनी आरजुएँ करता और उनकी तकमील के इंतज़ार में ही इस ज़िंदगी को गुजार देता है। आरजू ख्वाहिशात को कहते हैं। कट गए, गुज़र गए, इंतज़ार में यानी उसका ही आरजुओं की तकमील की ख्वाहिश दिल में लिए हुए ही गुज़र गए। बुलबुल एक परिंदे का नाम है। बाग़बान, बाग़बान माली को कहते हैं या देखभाल करने वाला, बाग की देखभाल करने वाला। सयाद शिकारी, बुलबुल को बाग़बान से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। यहाँ पर बुलबुल से मुराद शायर यानी बहादुर शाह ज़फ़र है। बाग़बान से मुराद उसकी फ़ौज है या उसके मुहाफ़िज़ हैं, और सयाद से मुराद शिकारी, और शिकारी से मुराद अंग्रेज़ कौम है जिसने तिजारत के नाम पर धोखा देकर वतन पर कब्ज़ा किया। किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। फसल जी नहीं, ये खेत और खलियान नहीं होते, बल्कि फसल का मतलब होता है मौसम। फसले बहार, बहार का मौसम। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। हसरत नाकाम आरज़ुएं। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, यानी वो कहीं और जाके बसेरा करें। इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, कि दिले दागदार दुखी दिल, ज़ख्मी दिल, जगह जगह दाग हैं यानी ज़ख़म हैं, दुख हैं। दिन ज़िंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई, ज़िंदगी के दिन ख़त्म हुए शाम हो गई, यानी देखें ज़िंदगी की अलामत दिन है। जब सूरज तुलू होता है तो ज़िंदगी रवां दवां हो जाती है, और शाम होती है, आखिर में रात हो जाती है, अंधेरा छा जाता है और ज़िंदगी सो जाती है। तो वो ये कह रहा है कि शाम हो गई यानी ज़िंदगी का इख्तिताम की तरफ सफ़र है।
फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मज़ार में, कुंजे मज़ार, मज़ार का कोना, फैला के पाँव फैला के सोना, फुर्सत से सोना। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुए यार में। कितना है बदनसीब ज़फ़र, देखें शायर ने अपना नाम इस्तेमाल किया है दफन के लिए। आपको पता है कि वो बादशाह था, अभी हमने पढ़ा है इसका तारुफ कि वो एक बादशाह था जिसको अंग्रेज़ों ने गिरफ़्तार करके 1857 की जंग आज़ादी के बाद उसको गिरफ़्तार कर लिया, उसको रंगून में जिला वतन करके रंगून यानी बर्मा में ले गए। वहाँ पर उसको उम्र कैद की सज़ा दी, उनके बेटों को कत्ल कर दिया गया, उनके सर कलम कर दिए गए। इंतहाई दुख और कसमा पुरसी की हालत में उन्होंने ज़िंदगी बसर की। तो वो कहता है कहाँ तो मैं एक तरफ पूरी सल्तनत का बादशाह हुआ करता था और अब दफन होने के लिए 2 गज़ ज़मीन यानी कब्र की जगह भी मुझे अपने वतन में नहीं मिल रही। अफसुर्दगी के साथ वो इस हसरत का इजहार कर रहा है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके लिए ये लिख लिए हैं ताकि आपको करने में आसानी रहे, लेकिन मैंने आपके लिए सारा काम लिख के तैयार करके नहीं लिख रखा क्योंकि पका पकाया हलवा तो मैं नहीं दूंगी, कुछ आपने भी कोशिश करनी होगी। कुछ सवालों के जवाब मैंने लिख दिए हैं, कुछ के आपने ख़ुद लिखने होंगे जो मैं समझती हूँ कि आप लिख सकते हैं। मशकी सवालात की हेडिंग देंगे हम, गज़ल बहादुर शाह ज़फ़र मशकी सवालात। सवाल नंबर 1, ये देखें पेज नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 1, बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल को सामने रखते हुए मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 है, इसका अलिफ हिस्सा, इंसान की उम्र दराज के 4 दिन कैसे कटते हैं। आप देखें मैंने मार्जिन लाइन ड्रॉ की है, अलिफ हेडिंग भी डाली है, सवाल भी लिखा है, मार्कर से लिखा है और अब पेन से इसका जवाब लिख रही हूँ। बहादुर शाह ज़फ़र, देखिए हम इसमें लिखा हुआ है इंसान की उम्र दराज के 4 दिन कैसे कटते हैं। इस सवाल से कहीं वाज़ेह नहीं है कि ये सवाल कहाँ से लिया गया है, किसका जवाब हमने इसका जवाब किसकी गज़ल या सबक से लेना है, इसलिए हम ख़ुद लिखेंगे इसका जवाब। बहादुर शाह ज़फ़र अपनी गज़ल के दूसरे शेर में ज़िंदगी को कनायतन 4 रोज़ा कह रहे हैं, यानी वो इशारतन कह रहे हैं कि 4 रोज़ की ज़िंदगी है, और कहते हैं कि इस मुख्तसर ज़िंदगी के 4 दिनों में से 2 दिन आरज़ू करने और 2 दिन आरज़ू की तकमील का इंतज़ार करने में गुज़रते हैं। ये हमने बता दिया कि कैसे करते हैं। फिर है बे है, यहाँ मैं लिखना भूल गई थी तो इसलिए मैंने बी ए और जीम बाद में पेन से लिख दिया, आपने मार्कर से लिखना है। एंडिंग लाइन भी ड्रॉ करनी है। बुलबुल को बागबान और सयाद से क्या गिला है। बहादुर शाह की गज़ल के मुताबिक बुलबुल को बागबान और सयाद से कोई गिला नहीं। ये देखें यही इसका जवाब है, असल में तो कोई गिला नहीं। इस शेर में बुलबुल से मुराद शायर यानी बहादुर शाह ज़फ़र है, बागबान से मुराद बादशाह के महाफिज या उसकी फ़ौज, और सयाद से मुराद अंग्रेज़ हुक्मरान हैं। ये हमने लाजमी बताना है कि इसमें बुलबुल क्या है, बागबान क्या है और सयाद क्या है। फिर है अगला सवाल, बुलबुल की किस्मत में क्या लिखा था। बुलबुल की किस्मत में फसले बहार यानी बहार के मौसम में कैद होना लिखा था। बस इसका इतना ही जवाब लिखेंगे, कैद होना लिखा था। दाल सवाल है, शायर अपनी हसरतों से क्या कहना चाहता है। शायर बहादुर शाह ज़फ़र अपनी हसरतों से कहना चाहता है कि वो कहीं और जाकर बसें, क्योंकि उसके दुखी दिल में इनकी जगह नहीं है। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि उससे बादशाहत, बहादुर शाह ज़फ़र से बादशाहत छीन ली गई थी, कैद कर लिया गया था, जिला वतन करके कैद में डाल दिया गया था हमेशा के लिए, और बेटों को भी, शहज़ादों शहज़ादियों को भी दर बदर फिरने के लिए छोड़ दिया गया था, और कुछ शहज़ादों के सर कलम कर दिए गए थे। अब इतने दुखों के साथ वो कहता है कि अब कोई हसरत मैं नहीं रख सकता। है शायर ने अपनी किस बदनसीबी का जिक्र किया है। बहादुर शाह ज़फ़र अपनी गज़ल के मक्ता में कहते हैं, अब मैंने यहाँ पे लफ्ज़ मक्ता इस्तेमाल किया है, यहाँ कहीं जिक्र नहीं आया मक्ता का, लेकिन क्योंकि मुझे मालूम है कि बदनसीबी का जिक्र गज़ल के आखिरी शेर में किया गया है,
इस बदनसीबी का जिक्र गज़ल के आखिरी शेर में किया गया है, और आखिरी शेर में बहादुर शाह ज़फ़र ने अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल किया है। और मैं ये जानती हूँ कि अगर शेर आखिरी हो गज़ल का और उसमें तखल्लुस भी इस्तेमाल किया गया हो तो इसको मक्ता कहते हैं, लिहाजा मैंने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल यहाँ किया है। बहादुर शाह ज़फ़र अपनी गज़ल के मक्ता में कहते हैं कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि जिस वतन में मेरी बादशाहत थी उस वतन में दफन होने के लिए 2 गज़ ज़मीन भी मैसर नहीं। दफन होने के लिए और 2 गज़ ज़मीन, इसको हम बोल्ड करेंगे। इसके बाद है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 अलिफ बे जीम दाल तो हम कर चुके हैं, हे तक हमने कर लिया है। सवाल नंबर 5 जो पेज नंबर 143 पर मौजूद है, मक्ते में शायर ने किस चीज़ की तमन्ना की है। पेज नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 5, मक्ते में शायर ने किस चीज़ की तमन्ना की है। इसका जवाब है गज़ल के मक्ते में बहादुर शाह ज़फ़र ने वतन में दफन होने की तमन्ना का इजहार किया है। वतन में दफन होने की तमन्ना या आरज़ू या ख्वाहिश का इजहार किया है। अब सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 देखें, पेज नंबर 143 पे सवाल नंबर 6, ज़फ़र की इस गज़ल को गौर से पढ़ें और दर्जा झैल के जवाब दें। इसमें अगर आप देखें तो मतला, मक्ता, काफ़िया और रदीफ़ का ज़िक्र भी मिलता है। जब हमसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि मतला, मक्ता, काफ़िया और रदीफ़ क्या हैं, तो हमें इसमें मुख्तसरन इनकी तारीफ़ भी लिखनी होती है। मैं अभी आपको इसका तरीका बताऊंगी। पहला सवाल का जवाब मैंने मुकम्मल लिख दिया है। देखें, इस गज़ल का मतला क्या है। सबसे पहले हम मतला की तारीफ़ लिखेंगे। मतला की तारीफ़, गज़ल का पहला शेर जो हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो, गज़ल का मतला कहलाता है। गज़ल का पहला शेर जो हम काफ़िया हम रदीफ़ हो, गज़ल का मतला कहलाता है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल का मतला। मतला किसे कहते हैं? पहला शेर जिसमें काफ़िया भी हो और रदीफ़ भी हो। देखें, ये पहला शेर है। अगर आपने यहाँ से देखना है तो ये देख लें, लगता नहीं है दिल मेरा, ये पहला शेर है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। इसमें गौर करने की 2 बातें हैं। एक तो ये कि दयार, नापायदार ये दोनों काफ़िए, में और में ये रदीफ़ है। मैंने कहा है पहला शेर भी है। अब आप ये देखें कि मैंने यहाँ से भी जगह छोड़ी है, दोनों लाइनों के शुरू में, इधर से भी छोड़ी है। एक लाइन में नहीं, 2 लाइनों में शेर लिखा जाता है। ये गैप मुझे इसलिए देना पड़ा कि दोनों लाइनें यकसां लिख सकूँ। तो अगर आपको भी गैप देना पड़े तो बेशक गैप दे दें लफ्ज़ों के दरमियान, लेकिन लिखनी बराबर हैं दोनों लाइनें। ये सवाल अलिफ मैंने आपको लिख कर दिखा दिया। इसमें अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मतला की तारीफ़, इसके नीचे लिखा हुआ है 127, यानी ये आपकी किताब के पेज नंबर 127 से, 9th की किताब के 127 से मतला की तारीफ़ ली गई है। अब आपकी अपनी एफ़र्ट का वक्त आ गया है। अब आपने अपना काम खुद करना है। मैं आपको ये पहले सिखा चुकी हूँ। इस गज़ल का मक्ता क्या है? आप पहले मक्ता की तारीफ़ लिखेंगे जो पेज नंबर 128 पर, 9th की क्लास के 128 पर मौजूद है, और फिर आप उसकी ज़फ़र की गज़ल का मक्ता लिखेंगे। मक्ता क्या है? मक्ता आखिरी शेर को कहते हैं जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हो। जब हम तारीफ़ लिख देंगे तो फिर हमें ये पता चल जाएगा और हम ये आखिरी शेर यहाँ पर लिख देंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहला शेर लिखा है। यहाँ पर आखिरी शेर लिखेंगे। फिर है इस गज़ल की रदीफ़ क्या है। पहले आप रदीफ़ जो की तारीफ़ जो पेज नंबर 108 पर मौजूद है वो लिखेंगे, और उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल की रदीफ़, और इन्वर्टेड कॉमास में करके बोल्ड करके लिखेंगे में है। रदीफ़ क्या है? में, इसलिए इसको बोल्ड करेंगे। इसके बाद दाल सवाल है। ये देखें, दाल सवाल है पेज नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 6। इसका दाल हिस्सा कोई से 4 काफ़ियों की निशानदेही करें। हम इसमें पेज नंबर 109 पे से पहले तारीफ़ लिखेंगे मुख्तसर सी काफ़िया की, फिर उसके बाद हम लिखेंगे बहादुर शाह की गज़ल के 4 काफ़िए। मैंने ये 4 काफ़िए लिखे हैं, आप कोई और से भी लिख सकते हैं। दयार, नापायदार, मज़ार, 4, ये मैंने यहाँ से काफ़िए लिखे हैं। दयार, नापायदार, 4, इंतज़ार, बहार, दागदार, कुंज मज़ार,
हुए यार, ये सब काफ़ी हैं। आपको जो आपको याद हो सकें वो आप 4 काफ़िए लिख लीजिएगा। लेकिन लिखने इस तरह है, आप देखें मैंने नंबरिंग ऊपर नीचे लिखी है, फिर यहाँ पे सीध में लिखे हैं, फिर यहाँ नंबरिंग ऊपर नीचे लिखी है, यहाँ पे सीध में काफ़िए लिखे हैं। इसके बाद एंडिंग लाइन ड्रॉ कर दी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 के ये सारे हिस्से पूरे हो गए। अब सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7 है, पहले शेर में शायर ने उजड़े दयार को किसके लिए इस्तारा इस्तेमाल किया है? गज़ल के पहले शेर में बहादुर शाह ज़फ़र ने उजड़े दयार को दिल्ली के लिए इस्तारा किया है। दिल्ली शहर जो उजड़ गया था, फसादात की नज़र हो गया था जब अंग्रेज़ों ने हमला किया था 1857 की जंग आज़ादी में, तो दिल्ली के लिए उजड़े दयार का है बहादुर शाह ज़फ़र ने। और आपको पता है कि जब हम कोई इस किस्म का सवाल करते हैं तो उसमें हम तारीफ़ भी लिखते हैं। इस्तारा की तारीफ़ पेज नंबर 133 पर मौजूद है, जो आपने यहाँ पर लिखनी होगी। जी, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा, यही एतराज़ हो रहा होगा कि आपने यहाँ पर पहले तारीफ़ें लिखी हैं और बाद में जवाब लिखे हैं। यहाँ पे मैंने जवाब पहले लिख दिया, यहाँ पे तारीफ़। मकसद सिर्फ ये बताना है कि हमने सोच समझ कर सवाल का जवाब किया है, हमें तारीफ़ पता है और उसको जहन में रखते हुए हमने जवाब दिया है, इसलिए पहले या बाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर सवाल नंबर 8 है, ये देखें पेज नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 8, मक्ते में शायर ने 2 गज़ ज़मीन का कनाया किसके लिए इस्तेमाल किया है? इसमें हम तारीफ़ लिखेंगे कनाया की, जो पेज नंबर 138 पर मौजूद है आपकी 9th की बुक में, और उसके बाद हम जवाब लिखेंगे बहादुर शाह ज़फ़र ने गज़ल के मक्ते में 2 गज़ ज़मीन का कनाया कब्र या दफन होने की जगह के लिए इस्तेमाल किया है। कब्र या दफन होने की जगह के लिए इस्तेमाल किया है। मेरा ख़्याल है कि आपको गज़ल अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। आपने इसका काम किस तरह करना है, अल्फाज के मायने भी आपको मैंने बता दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरीके से करने हैं, और शायर का तारुफ़, इसमें से 3 सवाल बनाना, ये भी मैंने आपको सिखा दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगर कोई मुश्किल आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।